नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल समिट। एक आभासी शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया 4 जून 2020 को, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसके अंदर भाग लिया। और इस समिट जो है, इस समिट के माध्यम से दोनों देशों के बीच में जो सहयोग के क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं उनको और ज्यादा अच्छा करने की कोशिशें जो है वो की गई है। तो आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे कि भाई कौन कौन से, क्यों तो ये समिट जो है वो इम्पोर्टेंट थी, कौन कौन से समझौते इसके अंदर हुए, उन समझौतों का इम्पोर्टेंस जो है वो क्या था, और कौन से समझौते हम नहीं कर पाए, या फिर ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन पर अभी भी काम करने की आवश्यकता है, और आगे हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार का इसका एक जो फ्रेमवर्क है वो इस वीडियो का रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो वर्चुअल समिट है वो ऑर्गेनाइज की गई। सबसे पहले हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, तो देखो इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो समिट है वो समिट काफी दिनों बाद में ऑर्गेनाइज हुई, मतलब काफी कोशिशों के बाद में। क्योंकि पहले समिट ऑर्गेनाइज करने की कुछ कोशिशें की गई थी परंतु वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। यानी जनवरी के अंदर ऐसा प्रायोजित था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। जनवरी में भारत में रायसीना डायलॉग जो है वो आयोजित किया गया और उसमें चीफ गेस्ट के रूप में जो है ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को आना था। और तो उस समय एक बायलैटरल समिट आयोजित होने वाली थी, परंतु उस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फॉरेस्ट फायर है वो हो गई। वहां पर जो जंगल थे उन जंगलों में आग लग गई और उसके कारण बड़ी विपत्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में आ गई और इसके कारण वो समिट आयोजित नहीं हो पाई। उसके बाद में कोरोना वायरस का पेंडेमिक आ गया, लॉकडाउन जो है वो लग गया और इसके कारण भी समिट आयोजित नहीं हो पा रही थी। तो फिर ये सोचा गया कि अब लॉकडाउन है तो फिजिकल समिट जो है वो तो पॉसिबल नहीं होगी, तो क्यों ना वर्चुअल समिट, आभासी समिट जो है उसको आयोजित कर लिया जाए। यानी ऑनलाइन जो है वो दोनों लीडर्स मिल लें और मिलकर जो भी उनको वार्ता करनी है वो उस वार्ता को किया जाए। तो एक वर्चुअल समिट की बातें जो है वो की गई। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि दोनों जो लीडर्स हैं या जो दोनों देश हैं उन्होंने इस कमिटमेंट को पूरा किया कि समिट करनी है। अब वो चाहे सामने कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बावजूद समिट जो है उसको पूरा किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये समिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, इस समिट के अंदर के बाद में जो एग्रीमेंट्स किए गए, तो एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि बायलैटरल हैं और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि रीजनल है। द्विपक्षीय समझौते भी हैं और क्षेत्रीय समझौते भी हैं। द्विपक्षीय समझौते तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऐसे समझौते जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को ही प्रभावित करते हैं। क्षेत्रीय ऐसे समझौते हुए तो बायलैटरल, परंतु ऐसे समझौते जिनका प्रभाव क्षेत्र है जो वो पूरे इस क्षेत्र पर, जो हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर इसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो बायलैटरल और रीजनल दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसके अंदर कवर किए गए। फिर यहाँ पर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है वो हमको दिखाई दी कि समिट ऑर्गेनाइज करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये कोरोना वायरस वगैरह आए हुए हैं उसके बाद भी समिट हमें ऑर्गेनाइज करनी है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी किसकी वजह से? तो उसके लिए जो फैक्टर है वो फैक्टर है चाइना का। चाइना, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस जो है वो अभी पिछले कुछ दिनों से काफी प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं, क्योंकि जब से ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है या कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है उस ओरिजिन को लेकर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए और WHO के द्वारा ऐसी इंक्वायरी जो है वो भी करने की बात कही गई। तो ये जैसे उन्होंने इंक्वायरी की बात की गई इसके बाद में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकाना शुरू कर दी और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस जो है वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खराब हुए। इवन दक्षिण चीन सागर के अंदर जो चीन की गतिविधियां हैं उनके कारण भी ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा आशंकित है कि इसके जो प्रभाव है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं। अब जब चाइना इस प्रकार से एग्रेसिवली राइज कर रहा है इस एरिया के अंदर तो उनको अपने कुछ ना कुछ पार्टनर्स की जरूरत है और उस पार्टनर में एक पार्टनर जो बड़ा दिखता है वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो भी चाइना का थ्रेट जो है उसको झेल रहा है। बॉर्डर के ऊपर भी इश्यूज हैं, इवन बॉर्डर के अलावा भी इकोनॉमिक और दूसरे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज है वो भी इंडिया और चाइना के बीच में है। तो इस वजह से दोनों के बीच में एक नेचुरल पार्टनरशिप जो है वो बन जाती है और क्योंकि दोनों देशों को और पूरे विश्व को चाइना अभी परेशान कर रहा है तो इस वजह से एक अर्जेंसी हुई कि आपको ये जो समिट है वो ऑर्गेनाइज कर लेनी चाहिए। तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है वो भी रही। फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया दो एक ऐसे देश हैं जिनके बीच में बहुत पोटेंशियल है कि संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि दोनों देश आपस में बहुत सारी चीजों में सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो, क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज हैं, रीजन हमारा जो है वो लगभग शेयर्ड, हमारी जो ज्योग्राफी है वो शेयर्ड है,
ऑस्ट्रेलिया के पास में जो मिनरल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इंडिया जो है उसका सर्विस सेक्टर काफी अच्छा है। इवन इंडियन डायस्पोरा वहां पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर वहां पर इंडियन डायस्पोरा है। इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं एजुकेशन के पर्पज के लिए। और विश्व के अंदर जो ग्लोबल रिफॉर्म्स जो हम चाहते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो चाहते हैं, उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में सहयोग कर सकते हैं। तो इसलिए एक ह्यूज पोटेंशियल था। और बहुत सारे ऐसे फॉरेन एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने हमेशा इस बात को हाईलाइट किया है कि दोनों देशों के बीच में बहुत सारा जो पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, परंतु दोनों देश इतना ज्यादा काम आपस के अंदर नहीं करते हैं, सहयोग जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। पर अब वो दिन जो है वो नहीं रहे कि भाई सिर्फ आप पोटेंशियल की तरफ देख रहे हो, सहयोग नहीं कर रहे हो। अब ऐसा दिख रहा है कि पोटेंशियल के साथ साथ सहयोग भी किया जा रहा है और एक पर्सनल कनेक्शन जो है वो भी बनाने की कोशिशें की जा रही, चाहे उसके अंदर समोसा डिप्लोमेसी हो, चाहे वो खिचड़ी डिप्लोमेसी हो, इन सभी का प्रयोग करते हुए एक पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिशें भी की गई। तो इस तरीके से ये जो समिट है वो समिट दोनों देशों के भविष्य के अंदर उनके जो रिलेशंस होंगे उसको किस प्रकार से शेपअप किए, वो भविष्य के रिलेशंस किस प्रकार शेपअप होंगे, इसके लिए ये समिट जो है काफी इंपॉर्टेंट रही। तो ये इसका इंपॉर्टेंस था। अब अगर हम देखें इसके अंदर ये जो समिट है उस समिट के अंदर 9 जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए या फिर जो है वो जिनका अनाउंसमेंट जो है वो किया गया। कौन कौन से वो हैं, तो ये उनकी लिस्ट है। अब देखो ये सारे के सारे याद करने की तो जरूरत नहीं है, इसमें कुछ तो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें याद रखने हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने का मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पूरा याद है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर याद है कि भाई हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तो भी वो काम चल जाएगा। और अब इसके अंदर जो एग्रीमेंट्स हैं वो कुछ तो ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि बायलैटरल है और कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनका इंपैक्ट जो है वो रीजनल होगा, जैसा कि मैंने पहले भी इसकी चर्चा की है। तो अगर अपन देखें इसको, और अभी हम आगे भी इनको थोड़ा और देखेंगे, तो एक तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो, शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन जो समुद्री सहयोग जो है उसके लिए, साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन के ऊपर एग्रीमेंट जो है वो किया गया। माइनिंग प्रोसेसिंग और क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो है उनके लिए एग्रीमेंट जो है वो किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो हुआ वो हुआ म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का एग्रीमेंट जो है वो किया गया। फिर कोऑपरेशन इन डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है उसके कोऑपरेशन के लिए किया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल जो एजुकेशन है उसके फील्ड के अंदर, फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो उसके अंदर ये एग्रीमेंट किए। तो ब्रीफली अपन ने देख लिया कि किस प्रकार के एग्रीमेंट्स जो है वो हुए हैं। अब सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि अभी हम आगे हम इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उनको थोड़ा याद रखने की जरूरत है। बाकी कुछ ऐसे बायलैटरल्स हैं जिनका थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान रह जाए तो काम अपना चल जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये सारे एग्रीमेंट्स जो है वो हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, तो सबसे पहला जो है वो एग्रीमेंट के अंदर वो है दोनों देशों ने अपने रिलेशंस को डिफाइन किया। डिफाइन करके अब ये कहा गया कि भारत और जो ऑस्ट्रेलिया के संबंध हैं उनको अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया जाएगा। उसका स्टेटस जो है, तो ऑफिशियल स्टेटस जो है वो क्या हो गया, वो हो गया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। एक व्यापक जो सामरिक साझेदारी है, सामरिक साझेदारी का पहले समझौता था 2009 के अंदर, और अब उसको अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि बहुत सारे जो बड़े इश्यूज है वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सामरिक साझेदारी का मतलब होता है दो देशों के बीच अगर सामरिक साझेदारी है तो वो एक दूसरे के जो हित है उन हितों की रक्षा करेंगे और दोनों मिलकर जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करेंगे। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो इनका, वो दोनों आपस में मिलकर उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिशें करेंगे। तो अब तक पहले तो जो है वो आपका रिलेशन जो है वो था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, और अब हो गया उसको क्या कहा जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी जिसके अंदर सिर्फ दो देशों के मुद्दे नहीं, इसके अंदर और भी पूरे वैश्विक स्तर के जो मुद्दे हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। जिसके अंदर भी हो सकता है कि आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात ना हो, पूरे विश्व के स्तर की, जैसे कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, अब ये पूरे वैश्विक स्तर की बात है, तो उसके अंदर भी आपस में हम जो है वो सामरिक साझेदारी करेंगे। और 2+2 डायलॉग, जो 2+2 डायलॉग है वो मिनिस्ट्रियल लेवल का अब कर दिया गया। 2+2 डायलॉग क्या होता है, तो देखो 2+2 डायलॉग के अंदर होता है, एक तरफ तो होता है डिफेंस मिनिस्टर और एक होता है जो आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, जो विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो भाग लेते हैं जिस वार्ता के अंदर, उस वार्ता को कहा जाता है 2+2 डायलॉग, 2+2 वार्ता। ये 2+2 वार्ता जो है वो मिनिस्ट्रियल लेवल की वार्ता होती है अपनी
यूएसए के साथ पहले से ही हो रही है, जापान के साथ हो रही है, और अब जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ भी 2+2 की वार्ता की जाएगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो 2+2 की वार्ता थी वो सचिव स्तर की थी, यानी उसमें फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट ना करके डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो अब वो पहले सचिव स्तर की थी यानी ऑफिसर्स के लेवल की थी, और अब जो है वो मिनिस्ट्रियल लेवल की। और ये भी कहा गया कि 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी। ये जो 2+2 डायलॉग है ये 2 वर्ष के अंदर एक बार आयोजित की जाएगी। अब इसका मतलब हुआ कि भारत, इंडिया और उसके 3 देशों के साथ में अपने 2+2 डायलॉग की व्यवस्था हो गई। यूएसए के साथ में है, जापान के साथ में है, और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी होगी। और ये जो चारों देश है, ये चारों देश मिलकर क्या बनाते हैं? क्वाड, एक चतुष्कोणीय जो समूह है उसका निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र के अंदर इन चारों की भी मिनिस्ट्रियल जो मिनिस्टर्स हैं उन मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है वो आयोजित किए जाते हैं, जिसमें विदेश मंत्री जो है उसमें भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से इन जो क्वाड के जो पार्टनर्स हैं उन सभी क्वाड के पार्टनर्स के साथ आपका 2+2 डायलॉग जो है वो अब आयोजित किया जाएगा। हमारे ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ में की गई है, इससे पहले वो यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, वियतनाम और यूएई, इसके साथ में भारत ने कर रखी है। तो भारत की अगर पूछा जाए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत का, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस किस के साथ में, तो यूके के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, वियतनाम के साथ है और यूएई के साथ में। वहीं ऑस्ट्रेलिया का किसके साथ में, तो चाइना, इंडोनेशिया और सिंगापुर जो है उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया के इस प्रकार के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यानी अब चाइना के साथ उनका पहले से ही है और अब भारत को भी वो उसी लेवल पे ले आए, यानी उनके लिए विदेश नीति के अंदर भारत और चाइना का जो स्तर है या जो रिश्तों का जो दर्जा है वो अब बराबर का हो चुका है। तो ये इंडिया के लिए एक काफी बड़ा अपलिफ्टमेंट जो है वो उसके तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद में जो बड़ा एग्रीमेंट हुआ वो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो है वो क्या है, तो देखो ये एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों का प्रयोग कर सकती है। भारत की जो नौसेना है, भारत की जो सेना है वो ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अड्डों का प्रयोग कर सकती है, और ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेना है वो भारत के नौसैनिक अड्डों का प्रयोग कर सकती है। किसके लिए प्रयोग करेंगे? अब नौसैनिक अड्डों का प्रयोग जो है वो आप कर सकते हो, कोई अगर डिफेंस की कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई युद्ध अभ्यास चल रहा है तो उस युद्ध अभ्यास में भारतीय शिप जाकर जो है वो उनके नौसैनिक अड्डे पर रुक सकता है, उनका शिप आकर जो है भारतीय नौसैनिक अड्डे पर रुक सकता है। या फिर कोई आप आपदा प्रबंधन के लिए काम कर रहे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कोई तूफान आ गया या फिर किसी प्रकार की सुनामी आ गई, या कहीं पर आप जो है वो किसी को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हो, किसी खोज और बचाव के कार्यक्रम चला रहे हो, या फिर कहीं पर आपको फ्यूल की जरूरत है, किसी को अगर जो है वो ईंधन की भारतीय एयरक्राफ्ट है और एयरक्राफ्ट उड़ते उड़ते उसको ऐसा पता लगा कि साहब ये तो तेल खत्म हो गया, और तो वो क्या कर सकते हैं, वो नीचे अगर उनको ऑस्ट्रेलियन बेस दिखता है तो ऑस्ट्रेलियन बेस में जाकर जो है फ्यूल वो ले सकते हैं। इवन जो सोल्जर्स है वो सोल्जर्स फूड वगैरह का भी एक्सचेंज कर सकते हैं, फूड, मेडिसिन, इनका एक्सचेंज जो है वो भी किया जा सकता है। तो ये जो भी लॉजिस्टिक्स होते हैं, जो भी चीजें सपोर्ट के लिए आवश्यक होती है, जो सामग्री आवश्यक है, उस पूरी सामग्री का प्रयोग अब एक दूसरे के साथ में हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो है उसमें किया गया। तो अब अगर आप इन सब चीजों का प्रयोग करोगे तो आपकी जो डिफेंस की जो फोर्सेस है उन फोर्सेस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ेगा, उनके बीच में आपसी कोऑपरेशन जो है वो बढ़ेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी, और ऐसा बढ़ने से एक दूसरे के साथ में कार्य करने में अब और ज्यादा जो है वो इजी हो जाता है कि अगर उनको कोऑर्डिनेटेड कोई एफर्ट करना हो, दोनों को साथ में मिलकर कोई एफर्ट करना हो तो अब वो करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से और रक्षा सहयोग जो है वो आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा, मिलिट्री बेसिस जो है उनका प्रयोग हम कर सकेंगे। भारत ने इस प्रकार के जो समझौते हैं वो यूएसए, फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया जो उसके साथ में हमने कर रखे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो है जैसे लेमोआ 2016 के अंदर यूएसए के साथ में साइन किया गया, उसके अलावा फ्रांस के साथ में भी है, सिंगापुर के साथ में भी, और साउथ कोरिया जो है उसके साथ में भी, और अब एक और जो देश उसमें जुड़ गया वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस समिट का जो दूसरा सबसे बड़ा आउटकम था वो ये था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में। फिर
जॉइंट डिक्लेरेशन एक जारी किया गया, शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, उस हिंद प्रशांत के क्षेत्र में दोनों देशों के द्वारा एक शेयर्ड विजन होना चाहिए, एक साझा उन दोनों के बारे में दृष्टि या फिर साझा दूरदर्शिता जो है वो उनको रखनी। और इसके लिए हिंद प्रशांत का क्षेत्र वापस इंपॉर्टेंट हो जाए, जैसे अपन कहते हैं कि रीजनल चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर लो, चाहे म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट की बात करो, चाहे ये शेयर्ड जो विजन है फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक, ये भी आपके क्षेत्रीय प्रभाव जो है वो इसका रहेगा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों की सीमाएं जहां मिलती है या फिर इन दोनों का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के दोनों नौसैनिक सहयोग जो है वो करेंगे। इस नौसैनिक सहयोग के अंदर मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर, जो नौसैनिक सहयोग का जो समझौता है उसके ऊपर बातचीत जो है वो चल रही है। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए भी सहमति जो है वो बनी है कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है वो हो। मैरीटाइम क्षेत्र में हम पहले से भी कुछ कार्य जो है वो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में नौसैनिक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है, जिसे कहा जाता है ऑजिंडेक्स। अगर पूछा जाए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, तो उसका नाम क्या है? ऑजिंडेक्स। यहाँ ऑज का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया और IND का मतलब है इंडिया और EX का मतलब है एक्सरसाइज। तो ऑज इंडेक्स जो है वो पहले नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा एक और युद्ध अभ्यास जो सेना के बीच में होता है उसको कहा जाता है पिच ब्लैक। तो पिच ब्लैक और ऑज इंडेक्स जो है वो किसके को ये युद्ध अभ्यास किसके साथ आयोजित किए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित किए जाते हैं। तो यानी मैरीटाइम क्षेत्र के अंदर कॉपरेशन पहले से भी कर रहे हैं और अब ये कहा गया कि अब और ज्यादा कॉपरेशन जो है वो किया जाएगा। ऐसा भी स्पेकुलेशन है कि मालाबार जो युद्ध अभ्यास होता है, नौसैनिक युद्ध अभ्यास होता है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की पार्टिसिपेशन हो सकता है। मालाबार युद्ध अभ्यास पहले भारत और US के बीच में आयोजित किया जाता था, नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। उसके बाद में 2015 से इसमें जापान जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया है उसको भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि इस समिट के अंदर इसके ऊपर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई या इस पर कोई खास निर्णय जो है वो नहीं लिया गया, पर भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया उसको जो है शामिल कर लिया जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया जाता है तो मालाबार युद्ध अभ्यास जो है वो एक प्रकार से क्वाड का नौसैनिक युद्ध अभ्यास बन जाएगा। क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल मिनिस्ट्रियल डायलॉग है जिसके अंदर 4 देश शामिल है, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और मालाबार युद्ध अभ्यास में USA, जापान और इंडिया पहले से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अब अगर वो भी आ गया तो ये एक प्रकार से क्वाड का नौसैनिक युद्ध अभ्यास हो जाएगा और ये तब ऐसा दिखेगा कि ये चारों देश जो है वो सैन्य क्षेत्र में भी सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं। और क्वाड का इमरजेंस जो है वो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए, कि इस क्षेत्र के अंदर चीन की जो गतिविधियां हैं उनको काउंटर करने के लिए इन चारों देशों का सहयोग जो है वो जरूरी है। तो ये यहां पर पॉसिबल। फिर मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है उससे एक और चीज पॉसिबल है और वो पॉसिबल है कि इस क्वाड के अलावा एक ट्राइलेटरल जो कोऑपरेशन है वो भी किया जा सकता है। वो किसके बीच में? वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया। एक और देश जिसको हमें जो है वो भूलना नहीं चाहिए या फिर जिसकी महत्ता को जो है वो समझना चाहिए, वो है इंडोनेशिया। कि आप वो 4 देशों वाला जो कंट्रोल कर रहे हो वो तो है ही, बाकी इन 3 देशों के बीच में भी एक ट्राइलेटरल डायलॉग, एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है और इसके माध्यम से भी चीन की गतिविधियों को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिशें जो है वो की जा सकती है। तो ये मैरीटाइम कोऑपरेशन का आगे का जो फेज है उस फेज को हम देखें तो ये इसमें रिजल्टेंट हो सकता है कि भाई यहाँ तक जो है वो हम चले जाए। तो ये एक बड़ा और बात कहेगी कि मैरीटाइम कोऑपरेशन किया जाएगा। समुद्री सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा, फिर कुछ बायलैटरल्स, जैसे तो ये बातें तो हुई जो अब तक की रीजनल थी, क्षेत्रीय आधार पर। तो क्षेत्रीय आधार पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, म्यूचुअल जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट और जो शेयर्ड आपका विजन डॉक्यूमेंट है मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए इंडो पैसिफिक के अंदर, ये सब चीजें तो हुई रीजनल एरियाज। कुछ है बायलैटरल में जैसे इन्होंने क्या किया, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड बनाया, एक स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड बनाया जाएगा। ये क्या करेगा स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड? ये देखेगा कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, इसके कारण जो भी चैलेंजेस वगैरह आए हैं, इन चैलेंजेस को किस प्रकार से हमको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, तो कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए, इसके अंदर क्या रिसर्च वगैरह है, इसमें आपस में सहयोग करने के लिए इस प्रकार का एक सहयोग जो है वो एक रिसर्च फंड जो है वो बनाया गया। इवन उससे पहले, अब ये रिसर्च फंड जब से काम करेगा उससे पहले एक स्पेशल कोविड कोलैबोरेशन राउंड जो है वो भी आयोजित
किया जाएगा। एक विशेष रूप से कोविड को लेते हुए कि आपस में सहयोग कैसे किया जाए, उसमें एक दौर की बातचीत या जिसके अंदर सारे अधिकारी आकर मिलकर बातचीत कर सके, ऐसी एक बातचीत जो है उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के अंदर जो इंक्वायरी चल रही है उस कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर, उसका क्या परिणाम रहता है और उससे क्या क्या सीख ली जा सकती है, इसके ऊपर भी दोनों देश आपस में काम करेंगे। और ऐसा अगर जब काम करेंगे तो इसका मतलब है कि हम जो वैश्विक संस्थान है, डब्ल्यूएचओ जैसे वैश्विक संस्थान है जिन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पीरियड के अंदर काफी बुरा काम किया है या फिर चारों ओर से जिनकी आलोचना की जा रही है, ऐसे संस्थानों को किस प्रकार से सुधार किया जा सके ताकि भविष्य में अगर ऐसी कभी समस्या आती है तो उससे हम लड़ने के लिए सदा तैयार रहे। तो ये भी कॉपरेशन जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा साइबर और साइबर इनेबल्ड जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उनके ऊपर कॉपरेशन, साइबर सिक्योरिटी जो है वर्तमान के अंदर काफी इंपॉर्टेंट बात हो गई है, क्योंकि जैसे हम सभी चीजें जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इवन डिजिटल इकोनॉमी को इनेबल करने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी जो है उसकी जरूरत होगी। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो इसमें काम करेंगे। तो डिजिटल इकोनॉमी की बात हो जाएगी, साइबर सिक्योरिटी की बात हो जाएगी, और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जो नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, उसमें कैसे कॉपरेट किया जा सकता है, इसकी बात जो है वो भी यहाँ पर की जाएगी। फिर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वहां पर एग्रीकल्चर एक काफी इंपॉर्टेंट, वहां की इकोनॉमी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इवन एग्रीकल्चर से वो फूड प्रोसेसिंग का जो काम करते हैं वो और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो और भारत के अंदर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी अभी भी कृषि आधारित है अर्थव्यवस्था, और जो हमारा समाज है वो कृषि आधारित है। लगभग 50% लोग जो है वो कृषि पर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट है। तो ये एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जिसके अंदर दोनों देश जो है वो आपस में कॉपरेट करें और जो टेक्नोलॉजीज है, जो एक्सपीरियंसेस है, उनको आपस में शेयर किया जा सके। फिर मेमोरम माइनिंग और इसके जो मिनरल्स है, इनके आपस में कॉपरेशन, जो पहले ही कहा गया कि भाई जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइन जो मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा है, वहां पर गोल्ड के रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, कोल रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं। हम इवन कोकिंग कोल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आयात भी करते हैं। कॉपर के रिजर्व जो है वो वहां पर बहुत अच्छे हैं, प्लैटिनम के रिजर्व्स अच्छे हैं। तो इस प्रकार वहां पर मिनरल रिजर्व्स जो है वो काफी अच्छे हैं। और भारत अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको निश्चित रूप से ये जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स की जरूरत होगी। और इवन कई रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स जो है, जैसे आपके जो कि सेमीकंडक्टिंग टेक्नोलॉजीज होती है उसके अंदर जो यूज होते हैं, इंडियम है, गैलियम है, सिलिकॉन है, ये सब चीजों के लिए अभी हम चाइना पर निर्भर कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई चाइना के ऊपर हमारी जो निर्भरता, अति निर्भरता है वो कम हो। और अति निर्भरता को अगर कम करना हुआ तो हमें इसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव जो ढूंढना पड़ेगा, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। और वो विकल्प के रूप में अगर कोई देश हो सकता है तो वो जो ऑस्ट्रेलिया है वो हो सकता है। और इसी के लिए वो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट भी यहाँ पर किया गया है। तो ये स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड की बात है। फिर अब ये तो है, इसके अलावा एक और चीज जिसके ऊपर एक एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, परंतु ये वो वार्ता जो है शुरू हुई, किसके ऊपर? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, एक व्यापक जो आर्थिक सहयोग का जो समझौता है उसके ऊपर बातचीत जो है फिर से शुरू की गई है। पहले ये बातचीत जो है वो 2015 के अंदर इसको निलंबित कर दिया गया था, इस बातचीत को। अब हमने वापस इस बातचीत को जो है शुरू किया गया। अगर इसको वापस शुरू करते हैं तो फिर आपका जो एग्रीमेंट है, अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है तो ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके अंदर आपके गुड्स भी शामिल है, जिसके अंदर आपके सर्विसेज भी शामिल है, इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनको भी शामिल किया जा सकता है, लेबर लॉज को भी शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक व्यापक स्तर पर जो आर्थिक सहयोग कैसे किया जाए, इसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौते की बात कही गई है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत जो है वो आरसेप से बाहर हो गया। भारत ने ये घोषणा की पिछले साल कि हम ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, जो कि भारत समेत 16 देश जो है वो इस क्षेत्र के, आसियान और उसके साथ में 6 देश जो है उनको मिलाकर ये एग्रीमेंट किया जाना था, परंतु चीन का वहां पर प्रेजेंस और उस एग्रीमेंट के अंदर भारत को जो चीजें चाहिए थी वो हमें मिल नहीं रही थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इस वजह से हम उसमें शामिल नहीं हुए। तो अगर हम ऐसे एग्रीमेंट में शामिल नहीं हुए तो एक तरीके से हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है उसके साथ में एक बड़े लेवल पर जो ट्रेड हो सकता था उसको हमने छोड़ दिया। पर अब वापस अगर ऐसा एग्रीमेंट कर लें तो आरसेप के कारण जो हमारा नुकसान होने वाला था
वो अब इससे पूरा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर बातचीत की गई है। हालांकि इस जो समिट है वर्चुअल समिट, इस वर्चुअल समिट के अंदर इसके ऊपर कोई आरसेप पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। पहले जरूर ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा था कि हम चाहेंगे कि भाई भारत जो है वो वापस आरसेप जो है उसको ज्वाइन कर ले। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो अब अगर हम देखें कि भाई इसके अंदर भारत की अब क्या फ्यूचर क्या रहना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है कि आपने ये समिट तो कर ली, ये सारे एग्रीमेंट्स कर लिए, अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो कुछ तो चीजें हैं जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के पास में शेयर्ड वैल्यूज है, हमारे जो है वो मूल्य, साझा मूल्य कैसे कि डेमोक्रेसी, भारत भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और जो ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने की बातें करता है। तो हमारे जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपस के अंदर एक जैसे मिलते हैं, तो शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड हमारे इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, हम भी वैश्विक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपने रोल को बढ़ाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उसके अपने ऊपर अपने रोल को बढ़ाना चाहता है, सिक्योरिटी के इंटरेस्ट जो है वो चाइना के कारण जो मैरीटाइम थ्रेट आई है तो वो सिक्योरिटी के इंटरेस्ट हमारे लिए भी थ्रेटनिंग है और चाइना के लिए भी है, तो वो सिक्योरिटी के इंटरेस्ट भी हमारे एक तरीके से शेयर्ड हो जाते हैं, साझा हो जाते हैं, तो शेयर्ड हमारे इंटरेस्ट है, शेयर्ड ज्योग्राफी है, इंडो पैसिफिक की बात जो है वो, और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव मतलब एक ऐसा विश्व जो है चाहते हैं जो कि बहुध्रुवीय विश्व हो, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जिसमें किसी एक देश की दादागिरी जो है नहीं चले, हम एक ऐसा विश्व चाहते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, हम एक ऐसा विश्व चाहते हैं जो कि इंक्लूसिव हो, इवन हम जो इंडो पैसिफिक का जो एरिया है उसके अंदर हम कहते हैं बार बार कि फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक जो है वो होना चाहिए, और जो वैश्विक नियम कायदे कानून है उनका सभी पालन करें, नियम आधारित व्यवस्था जो है वो बनाई जाए, तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो भी शेयर्ड है, और इसलिए हमारा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो आगे और ज्यादा बढ़ सकता है। परंतु हमें कुछ चीजों पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हम देख रहे हैं कि भाई आपने मिलिट्री म्यूचुअल जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया, आप स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, इंडो पैसिफिक के बारे में आपके जॉइंट विजन्स हैं, परंतु ये सब चीजें जो है वो सिर्फ आपकी मिलिट्री और सिक्योरिटी रिलेशंस को ही स्ट्रेंथन करती है, इकोनॉमिक रिलेशंस जो है उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया। तो ये एक फैक्टर ऐसा है जिसके अंदर भारत को और भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास में करने के लिए बहुत कुछ है, या फिर काफी सारे जो सहयोग वहां पर किए जा सकते हैं, वो अभी तक इतना किया नहीं गया। इवन बहुत सारी जो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये लोग अभी बहुत ज्यादा चाइना के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया का भी जो ओवर डिपेंडेंस है, उनकी भी इकोनॉमी का ओवर डिपेंडेंस जो है वो चाइना पर हुआ है, और अभी का जो पीरियड चला उससे ऑस्ट्रेलिया को ये समझ में आ गया कि जो चाइना का डिपेंडेंस है उस डिपेंडेंस को अब हमें रिड्यूस करना होगा, और उसको रिड्यूस करना होगा तो वो उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव है वो कौन हो सकता है, तो इंडिया उसको रिप्लेस कर सकता है। और इंडिया के लिए भी ये बात है, हमारे यहाँ भी बॉयकॉट चाइना के जो है वो बातें चलती रहती है, और अगर हम चाइना को बॉयकॉट करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव विकल्प उसका होना चाहिए, और उसका विकल्प के रूप में जो ऑस्ट्रेलिया है वो विकल्प के रूप में हो सकता है। फिर अपन ने पहले बात की कि हम वैश्विक व्यवस्था जो है कैसा चाहते हैं, तो वैश्विक व्यवस्थाओं में जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रिफॉर्म चाहते हैं, भारत चाहता है कि वहां पर उसको एक परमानेंट सीट मिले, और इवन G7 जो है उसको भी एक्सपांडेड G7 की बातें हो रही है, यूएसए ने कहा है कि G7 को एक्सपैंड किया जाएगा और उसमें जो डेमोक्रेटिक देश है उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही शामिल। तो इस प्रकार से हमारा एक शेयर्ड विजन जो है वो भी है, वहां पर भी हमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, कुछ हमने कर लिया है और कुछ चीजें जो है वो करने की आवश्यकता है। तो ये आउटकम्स जो है वो इस जो आपका समिट थी उस समिट से ये सारे आउटकम्स जो है वो निकले, और आगे हमें कुछ इस प्रकार की चीजें जो है वो करनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आया होगा कि भाई क्या तो समिट है और समिट का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से महत्वपूर्ण एग्रीमेंट किए गए, और कौन सी चीजें जो है वो भी हम आगे और करने की जरूरत अभी हमें है। धन्यवाद।